तो चलिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक मकान मालिक है और उसका अपने किराएदार से कोई कोई विवाद चल रहा है। लीज एग्रीमेंट की जो अवधि है वो हफ्तों पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो किराएदार घर खाली करने से एकदम साफ इनकार कर रहा है। हाँ, ये तो संपत्तियों के मामलों में अक्सर देखा जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला विचार क्या आता है? यही कि भाई पुलिस को बुलाओ और इस व्यक्ति को आपराधिक अतिचार यानी यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के आरोप में गिरफ्तार करवा दो, क्योंकि ये अब अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा जमा बैठा है। लेकिन कानून की नज़र में मकान मालिक का ये कदम पूरी तरह से गलत साबित हो सकता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बारीक अंतर को समझने जा रहे हैं। जी, और इसीलिए हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये जानेंगे कि कब किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना महज एक सिविल रॉन्ग होता है और कब कब वो एक गंभीर आपराधिक कृत्य का रूप ले लेता है। और इसके लिए हमारे पास बीएनएस के अध्याय 17 की सबसे जटिल धाराएं हैं, धारा 329 से लेकर 334 तक। इस सत्र में हम बेयर एक्ट की तकनीकी भाषा का बिल्कुल सख्ती से परीक्षण करेंगे, किसी प्रोविजो या स्पष्टीकरण को छोड़ेंगे नहीं। तो इस पूरी कानूनी पहेली का जवाब हमें कहाँ मिलता है? मुझे लगता है सीधा धारा 329 के मूल पाठ से शुरू करना चाहिए। एकदम सही। अगर हम धारा 329 की उपधारा 1 के शब्दों को विधिक दृष्टिकोण से देखें तो कानून बिल्कुल स्पष्ट है। बेयर एक्ट कहता है जो कोई किसी अपराध को करने के इरादे से या किसी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से प्रवेश करता है। मतलब इरादा होना जरूरी है यहाँ। जी, पूरा कानून इसी एक धुरी पर टिका है, इरादा, या जिसे हम मेंस रिया कहते हैं। किसी की संपत्ति में सिर्फ भौतिक रूप से प्रवेश कर जाना या लीज खत्म होने के बाद वहां जमे रहना अपने आप में आपराधिक अतिचार नहीं है। रुकिए, ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं तो इसका मतलब ये हुआ कि किराएदार का लीज खत्म होने के बाद घर में रहना पुलिस का मामला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पर उसका वहां प्रवेश तो वैध था, लेकिन अब रुकना तो अवैध हो चुका है ना। तो क्या वो किराएदार धारा 329(1) के तहत अपराधी नहीं माना जाएगा? नहीं। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। केवल लीज खत्म होने के बाद अवैध रूप से रुक जाना आपराधिक अतिचार गठित नहीं करता। अच्छा, तो ये क्या है फिर? ये एक विशुद्ध सिविल रॉन्ग है। इसके लिए मकान मालिक को दीवानी अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर करना होगा। इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए ये साबित करना अनिवार्य होगा कि उसका इरादा क्या था। बिल्कुल, ये साबित करना होगा कि उस किराएदार का वहां रुकने का मुख्य इरादा मकान मालिक को डराने यानी इंटिमिडेट करने, अपमानित करने या परेशान करने का है। यदि ये विशिष्ट आपराधिक इरादा सिद्ध नहीं होता तो कोई अपराध नहीं हुआ है। समझ गया। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी अतिचार जमीन के खिलाफ अपराध होने से ज्यादा उस जमीन पर रहने वाले इंसान की शांति के खिलाफ अपराध है। हाँ, कानून यहाँ संपत्ति से ज्यादा व्यक्ति की मानसिक शांति को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो इसी तर्क को अगर हम थोड़ा और आगे ले जाएं, मान लीजिए अतिचार किसी खुले खेत में नहीं हो रहा है बल्कि किसी के घर के अंदर होता है, तो क्या वहां कानून थोड़ा अधिक सख्त हो जाता है? 100% सख्त हो जाता है। और यही कारण है कि कानून ने धारा 329 की उपधारा 2 में गृह अतिचार या हाउस ट्रेसपास की एक अलग और बहुत गंभीर श्रेणी बनाई है। तो इसकी बेयर एक्ट परिभाषा क्या कहती है? बेयर एक्ट के अनुसार जब यही आपराधिक अतिचार किसी ऐसे भवन, तंबू या जलयान में किया जाता है जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में हो या उपासना स्थल के रूप में हो। हाँ, उपासना स्थल या संपत्ति की सुरक्षा के स्थान के रूप में किया जाता है, तो ये कृत्य गृह अतिचार बन जाता है। यहाँ स्थान की प्रकृति अपराध के गुरुत्वाकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। जाहिर है, एक खुला मैदान और एक बेडरूम कानून की नजर में समान कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है, प्रवेश या एंट्री को लेकर। पूछिए, क्या डाउट है? अगर कोई व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है, मतलब वो पूरी तरह से अंदर नहीं आया, बस उसने अपनी एक बांह खिड़की से अंदर डाल दी है और वो मुझे गालियां दे रहा है, तो तकनीकी रूप से तो उसका शरीर घर के बाहर है। तो क्या बचाव पक्ष का वकील ये दलील दे सकता है कि मेरे मुवक्किल ने गृह अतिचार नहीं किया क्योंकि वो तो घर में घुसा ही नहीं? देखिए, ये दलील अदालत में 1 मिनट भी नहीं टिकेगी। अच्छा, क्यों? इसका कारण है धारा 329 के अंतर्गत दिया गया एक बहुत ही स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन। स्पष्टीकरण साफ तौर पर कहता है कि अतिचारी के शरीर के किसी भी हिस्से का प्रवेश गृह अतिचार गठित करने के लिए पर्याप्त है।
हो, मतलब सिर्फ हाथ अंदर डालना भी काफी है? बिल्कुल। खिड़की से हाथ डालना या दरवाजे के नीचे से पैर अड़ा देना, कानून की नज़र में ये माना जाएगा कि आप पूरे के पूरे घर के अंदर मौजूद हैं। शारीरिक प्रवेश का आंशिक होना अपराध की गंभीरता को जरा भी कम नहीं करता। क्या बात है। और मुझे लगता है इसी वजह से दंड में भी स्पष्ट अंतर रखा गया होगा। हाँ, दंड में बहुत बड़ा अंतर है। धारा 329 की उपधारा 3 और 4 के अनुसार एक सामान्य आपराधिक अतिचार के लिए अधिकतम 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए का जुर्माना है। और अगर वो गृह अतिचार हो तो? जैसे ही वो गृह अतिचार बनता है, सजा सीधे 1 वर्ष तक की जेल या 5,000 रुपए जुर्माने में बदल जाती है। ये बिल्कुल तार्किक लगता है। तो हमने ये स्थापित कर लिया कि गलत इरादे से घर में घुसना या खिड़की से हाथ भी डालना गृह अतिचार है। जी बिल्कुल। लेकिन इंसानी फितरत हमेशा सीधी तो होती नहीं है। क्या होगा अगर कोई अपराधी सीना तानकर दरवाजे से नहीं बल्कि छिपकर या बलपूर्वक घर में घुसे? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या कानून एक खुले अतिचारी और एक धोखेबाज अतिचारी के बीच कोई फर्क करता है? बहुत बड़ा फर्क करता है। और यहीं से धारा 330 की शुरुआत होती है, जो इस पूरे अध्याय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये धारा अपराध को 2 और गंभीर स्तरों पर ले जाती है। प्रच्छन्न गृह अतिचार और गृह भेदन। हाँ। लॉकिंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। पहले प्रच्छन्न गृह अतिचार को देखते हैं, जो धारा 330(1) में है। ये तब होता है जब व्यक्ति गृह अतिचार करते समय अपनी उपस्थिति को ऐसे व्यक्ति से छिपाने के लिए सक्रिय सावधानी बरतता है। मतलब उस व्यक्ति से छुपाता है जिसे उसे बाहर निकालने का कानूनी अधिकार है। एकदम सही। इसे एक रूपक से समझिए। एक खुला अतिचारी सामने से आने वाले तूफान की तरह है। आप उसे देखकर बचाव कर सकते हैं या पुलिस बुला सकते हैं। हाँ, वो तो सामने दिख रहा है। लेकिन एक प्रच्छन्न अतिचारी दीमक की तरह है। वो छिप कर वार करता है। इसलिए कानून उस धोखे या डिसेप्शन को अतिरिक्त गंभीरता से लेता है। यानी छिपकर घुसना साधारण अतिचार से बड़ा अपराध है। और अगर अपराधी छिपने की बजाय दरवाजा ही तोड़कर अंदर आए? अक्सर लोग सोचते हैं कि हाउस ब्रेकिंग या गृह भेदन का मतलब सिर्फ ताला तोड़ना होता है। लोगों की ये धारणा बिल्कुल गलत है। कानूनी परिभाषा इतनी सीमित नहीं है। धारा 330(2) गृह भेदन के 6 विशिष्ट तरीकों का विस्तृत विच्छेदन करती है। 6 तरीके? क्या आप उन्हें एक एक करके डिकोड कर सकती हैं? बिल्कुल। अगर इन 6 में से किसी भी एक तरीके से घर में प्रवेश किया गया या बाहर निकाला गया, तो वो गृह भेदन है। पहला तरीका है स्वयं या साथी द्वारा बनाया गया रास्ता, जैसे दीवार में सेंध मारना। दूसरा, ऐसा रास्ता जो मानवीय प्रवेश के लिए नहीं बना है, उदाहरण के लिए पाइप के सहारे बालकनी फांदना। तीसरा तरीका है किसी ऐसे रास्ते को अनाधिकृत रूप से खोलना जिसे गृह स्वामी ने प्रवेश के लिए नहीं बनाया था। और चौथा तरीका शायद वो ताला तोड़ने वाला होगा। हाँ, चौथा तरीका है किसी भी प्रकार का ताला खोलकर या पिकिंग द लॉक के जरिए प्रवेश करना। देखिए, इन 4 तरीकों में तो स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि कोई भौतिक बाधा को पार किया जा रहा है। लेकिन जो 5वां तरीका है बेयर एक्ट में, वो मुझे थोड़ा उलझा हुआ लगता है। 5वां तरीका जो आपराधिक बल या हमले की बात करता है। हाँ, 5वां तरीका कहता है कि आपराधिक बल, हमला या हमले की धमकी द्वारा प्रवेश। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी बहुत पॉश हाउसिंग सोसाइटी के मेन गेट पर एक गार्ड खड़ा है। ठीक है, मान लिया। अब एक व्यक्ति आता है, वो कोई दीवार नहीं फांदता, कोई ताला नहीं तोड़ता, वो बस अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है, गार्ड की कनपटी पर